हाय, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिविंग यूनिकॉर्न्स। और आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं उनके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं एज सुपरिटेंडेंट फ्रॉम कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, और वो फाउंडर भी हैं देव क्रिकेट अकेडमी के, जो कि है इंदौर में। उनके बारे में हम खूब सारी बातें करेंगे, जानेंगे क्रिकेट की दुनिया के बारे में, क्योंकि क्रिकेट जैसे कि आपका मेरा हम सबका फेवरेट स्पोर्ट है और इंडिया में स्पेशली रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है और वर्ल्ड वाइड इतना क्रेज़ है क्रिकेट का। सो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जानते हैं। सो देवाशीष जी, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। प्लेजर इज़ माइन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने बताया कि क्रिकेट एक रिलीजन के रूप में हमारी कंट्री में देखा जाता है और उतना ही प्यार सम्मान क्रिकेटर्स को मिलता है जी। और क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। तो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला, एक अच्छे लेवल पे जाने का मौका मिला और इस कंट्री में खेलने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम क्रिकेट खेलते थे, अब खेलने वो जो जिस तरह से जो हम एंजॉय करते थे उसी तरह से क्रिकेट छोड़ने के बाद जब कोचिंग में हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो उतना ही मज़ा और उतना ही प्लेजर मिलता है। सर, तो जैसे कि अभी आप करंटली सर्व कर रहे हैं एज ऑनररी सेक्रेटरी इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली अगर हम पूरा पिरामिड देखने अगर हम जाते हैं तो बीसीसीआई सब जानते हैं कि क्रिकेट को जो बॉडी कंट्रोल कर रही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो है। और उसका डाउन द लाइन अगर हम आते हैं तो हर स्टेट उसके मतलब बीसीसीआई उसकी पेरेंट बॉडी हो जाती है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक एसोसिएशन उन सभी एसोसिएशन में से एक है जो स्टेट्स के बाकी एसोसिएशंस हैं। फिर उसमें हम आते हैं तो डिविजन्स हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में डिविजन्स हैं, उसमें इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर जो है वो सबसे बड़ा डिवीज़न है और मुझे उसका सौभाग्य है कि मैं उसका ऑनररी सेक्रेटरी के रूप में काम कर पा रहा हूँ। जी सर, तो आपने जैसे बताया था कि आपको लगभग 28 साल हो चुके हैं क्रिकेट कोचिंग देते हुए। तो सर उसके पहले की जो एज अ क्रिकेटर आपकी जर्नी रही है उसके बारे में आप कुछ बताइए। प्रियंका, मैं रेडियो कॉलोनी में रहता था, वहीं पास में जिमखाना ग्राउंड नेहरू स्टेडियम। ऑलमोस्ट 13 साल की उम्र में पहली बार कॉलोनी में तो क्रिकेट खेलते ही थे, बट पहली बार पापा के साथ हम लोग जब घूमते थे साइकिल पे तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी खेलते हुए दिखते थे जिमखाना ग्राउंड पे। MYCC की समर कैंप लगते थे, उस समय सिर्फ समर कैंप्स होते थे। तो वहाँ मौका मिला जाने का पापा के साथ। पापा को मैंने बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला ठीक है, वो लेके गए। वहाँ से मेरा क्रिकेट करियर शुरू हुआ। जो मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, तो मैं वो गली से निकल के एक बड़े मैदान में मैं आया और वहाँ से मैं फॉर्चुनेट रहा। जैसे मैंने आपको बोला कि इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा। कुछ बहुत ब्लेसिंग्स थी ऐसी जहाँ मौके मिलते गए हमको। फिर आदरणीय संजय जगदाले सर ने वहाँ देखा मुझे नेट्स पे और CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर जब वापस से सर ने उसको रिवाइव किया और हम सब बच्चों को लेके उन्होंने उस क्लब को तैयार किया वापस उसमें। फिर पहले सेंट्रल जोन के कैंप्स रखते थे। तो सेंट्रल जोन में MP, UP, राजस्थान, विदर्भा, ये स्टेट एसोसिएशंस होते थे, उनके प्लेयरों के कैंप होते थे। तो वहाँ मुझे वो चूँकि इंदौर में कैंप था तो मुझे वो कैंप करने का मौका मिला। EB आयबरा साहब उस समय BCCI से सेंट्रल जोन के कोच थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और वहाँ से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर हम CCI के पार्ट हुए और क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर आदरणीय संजय जगदाले साहब की पार की नज़र पड़ी और वहाँ से फिर मेरा क्रिकेट करियर शुरू हुआ। तो सर फिर कैसे आप आगे बढ़ते गए? और फिर वही एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। सबसे पहले अंडर 15 मुझे खेलने का मौका मिला, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और उसके बाद नेक्स्ट ईयर पहले साल में खेला। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे अंडर 15 MP की कप्तानी का मौका मिला, सेंट्रल जोन खेलने का मौका मिला और फिर उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप जो थी अंडर 19 था, तो अंडर 19 में मुझे एमपी में खेलने का मौका मिला, एमपी की कप्तानी करने का मौका मिला। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे सेंट्रल जोन, जैसे मैंने आपको बताया, यूपी, एमपी, राजस्थान, विदर्भ, इनके आपस में मैचेस होते थे और उसके बेस पे एक टीम बनती थी। तो मुझे अंडर 19 एमपी के साथ साथ सेंट्रल जोन की भी कप्तानी का मौका मिला और वहाँ से अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था, तो मुझे इंडियन अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और टूरिंग ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट में मैं खेला था। और उसके बाद फिर जैसे ही मैं अंडर 19 इंडिया खेल के आया तो मुझे इमीडिएट रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला, तो फिर वहाँ से ये सतत प्रक्रिया है जो वो शुरू हुई। अच्छा, तो सर रणजी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए मुझे अगर हम ऐसे देखें तो 15 प्लेयर्स ही खेल पाते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन इतने सारे क्रिकेटर्स हैं जो उस दौड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि सबका एम वही होता है। अल्टीमेट गोल जो होता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना, मेरा भी वही था। बट हाँ, मुझे एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद जूनियर इंडिया तो मैं खेला था, सीनियर इंडिया भी मुझे मौका मतलब खेल सकता था। मुझे कभी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत की, बहुत ऑनेस्टी के साथ मेहनत की। ठीक है, ये डेस्टिनी होती है। तो सर उसमें जब आप खेलते थे तो सर क्या बॉलर थे या बैट्समैन थे? मैं बेसिकली फास्ट बॉलर था, लेकिन उतना ही अच्छा मैं बैटिंग करता था। तो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर के रूप में मध्य प्रदेश, सेंट्रल जोन और इंडिया के, जब मैं प्रोबेबल भी रहा सीनियर इंडिया के लिए, तो उसी कैटेगरी में मुझे सिलेक्ट किया जाता था। सर कोई खास वजह या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा आपका कि आपने क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोचा और फिर कोचिंग फिर आपने बाद में स्टार्ट की? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा अल्टीमेट गोल था टू प्ले फॉर माय कंट्री, टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। एंड मुझे लगातार काफ़ी समय हो गया था, मुझे मध्य प्रदेश को भी कप्तानी करने का मौका मिला। बट जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल जोन दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी की टीम बनती थी, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई बैकिंग एज सच जो आज है वो नहीं था। हमारे बच्चे जो एमपी खेलते थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे सेंट्रल जोन की, या होते भी थे तो उनको क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश, राजस्थान का दबदबा था, तो वहाँ के प्लेयर्स को वहाँ से प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको खिलाया जाता था। तो वहाँ से जब मुझे लगा कि अब मैं इंडिया नहीं खेल पाऊँगा, सीनियर इंडिया, तो मैंने जब क्रिकेट छोड़ा तब मैं दिलीप ट्रॉफी खेल रहा था, सेंट्रल जोन खेल रहा था, देवधर ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला उस साल में। बट मुझे कुछ अलग करना था, अलग हटके करना था। कोचिंग मेरा अपना एक अलग पैशन था कि जब मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं क्रिकेट जब छोड़ूंगा तो मैं कोचिंग ही करूंगा। और वो सही समय लगा मुझे कि जब मैं क्योंकि उसमें भी एज एक क्राइटेरिया है। अच्छा क्रिकेट खेल के एक सेटिस्फेक्शन के साथ मुझे लगा कि नहीं, अब एक नई चुनौती सामने है जिससे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, और मेरा पैशन था कोचिंग। तो सर क्या डीमोटिवेटिंग था या कुछ ऐसा उसमें आपको लगता था? नहीं, डीमोटिवेटिंग तो कतई नहीं था, क्योंकि मैंने जब छोड़ा तब मैं सेंट्रल जोन खेल रहा था, और उस समय ये था कि अगर कोई भी प्लेयर सेंट्रल जोन दिलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी में खेल रहा था तो वो उस स्टेट से आने वाले 2-3 साल ऐसे ही खेल लेता था कि अरे ये दिलीप ट्रॉफी प्लेयर है, सेंट्रल जोन प्लेयर है। तो डीमोटिवेटिंग कुछ भी ऐसे नहीं था, ना मैंने कोई हताशा में क्रिकेट को संन्यास लिया। बहुत अर्ली स्टेज पे मैं और 5-7 साल अपना क्रिकेट खेल सकता था, बट कुछ अलग करने की चाह थी, कुछ ऐसा करना। देखिए क्या होता है कि क्रिकेट ने सब कुछ दिया है। उस समय भी बहुत नाम, फेम, मेरा जॉब, और इंदौर में और मध्य प्रदेश में, और उस समय जब हम लोग सब समकालीन क्रिकेटर्स जो बड़े बड़े थे वो भी जिस तरह से एक रिगार्ड, रिस्पेक्ट हम लोगों के लिए रखते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वही था कि अब
एक समय आ गया है कि अब आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लिए हो, अब तो कुछ सर, और कर उस सकते हो। टाइम पे आपके कोई जो साथ में क्रिकेट खेलते थे या कोई आपके साथी होंगे जो बाद में जिन्होंने इंडियन नेशनल टीम ज्वाइन करी, कोई फ्रेंड्स हो आपके? मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, हिरवानी और नरेंद्र हिरवानी, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनका टेस्ट डेब्यू में विकेट्स का, हाईएस्ट विकेट का, वो मेरे साथ थे। राजेश चौहान उस समय इंडिया खेले, वो मेरे साथ थे। अगर समकालीन मेरे देखेंगे तो फास्ट बॉलर्स में कपिल पाजी, चेतन शर्मा, राजू कुलकर्णी, अतुल वासन, विवेक राजदान, ये सब लोग थे। टी ए शेखर रहे, और जिनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला और जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उसमें सचिन तेंदुलकर थे, विनोद कांबली थे, वेंकटपति राजू मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ काफ़ी रूम शेयर करने का मौका मिला। अनिल कुंबले, श्रीनाथ, राहुल, लक्ष्मण, ये सब लोग हैं जिनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने का मौका मिला उनके साथ। सर, जैसे कि क्रिकेट कोचिंग की अगर हम बात करें, एज अ क्रिकेटर भी आपने सिलेक्शन प्रोसेस एक्सपीरियंस किया है और एज अ मेंटोर भी आप कर रहे हैं, तो सर ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये कितना ग्रिलिंग होता है क्रिकेट एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए? कितना टफ होता है? बहुत टफ होता है। अगर हम इसको दो फेज़ में हम बांटते हैं कि पुराना अगर फेज़ लेते हैं तो जहाँ पे एक्सपोजर कम था, है ना। आज का क्रिकेट तो ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये सब आपको, आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो यू आर देयर, मतलब वो आपको बैक करते हैं, आपको आप पर्दे पे होते हैं, आप लोगों के सामने, नज़रों के सामने होते हैं। उस समय तक वो नहीं, इंदौर एक ऐसी जगह थी जहाँ से बहुत क्रिकेटर्स कभी पहले आए नहीं हैं, तो हम ये कह सकते थे इग्नोर किए जाते थे और एक्सपोजर भी नहीं था। तो निश्चित तौर पे उस समय की प्रक्रिया में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन आज का दौर अलग है। बीसीसीआई को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंट ये सारा जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको रखा हुआ है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सिलेक्टर्स को वो अथॉरिटी होती है, वो लिबर्टी होती है कि अगर कोई बच्चा प्रॉमिसिंग दिख रहा है जिसमें बहुत सारा संभावनाएं, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये क्रिकेटर बड़ा होकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंडिया को लीड कर सकता है और लंबे समय तक टीम के साथ रह सकता है, तो निश्चित तौर पे उसको वेटेज दिया जाता है, उसको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो सर इस प्रोसेस में क्या कभी किसी तरीके की, बोलिए कि पॉलिटिक्स या फेवरेटिज्म का सामना करना पड़ता है क्रिकेटर को? देखिए, आज के समय में तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि इतना बैक टू बैक बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब आईपीएल एक नया एक ऐसा क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट आया है जो आप सब देखते हैं, पूरा देश देखता है और बहुत सारे क्रिकेटर्स बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उनको वो ग्रिलिंग जो आप बोल रहे हैं कि वो ग्रिल नहीं होना पड़ा। आपने आईपीएल में परफॉर्म किया है तो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की मतलब मिली सर है। आईपीएल ने बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं। देखिए, आईपीएल में पैसा ज़रूर है, पैसा आज की रिक्वायरमेंट भी है, प्लेयर्स की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर क्रिकेटिंग करियर देखें तो ऐसा बहुत प्रोलॉन्ग्ड करियर नहीं होता है, तो वो भी इंसान है, उसको भी अपना घर देखना है, उसको भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे क्रिकेटर्स बहुत सिक्योर्ड फील कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट, व्हाट दे डिजर्व, जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिल रहा है। तो आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों बदली है। रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं वो आया है। क्रिकेटर्स जो हमारे समय था, एक हमको इनसिक्योरिटी होती थी कि जॉब की, या हम बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाए तो हम क्या करेंगे, तो सर ये वो सिक्योरिटी आज के प्लेयर्स के पास है कि अगर हम इंडिया नहीं भी खेल पाए, और मैं अगर रणजी ट्रॉफी, बीसीसीआई, मैं अगेन कहना चाहूँगा कि बीसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। एक प्लेयर अगर साल भर रणजी ट्रॉफी खेलता है तो
मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट वो अर्न करता है, जिससे वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तो वो इस मामले में बीसीसीआई ने बहुत अच्छे से केयर की है। सर जैसे कि हमारे देश में मतलब मैं बोलूँ कि हर बच्चा कभी ना कभी ये सोचता है कि मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनूंगा। गली क्रिकेट हम सब ने ही खेला हुआ है, तो सर कितना रियलिस्टिक है कि बड़े होकर क्रिकेटर बनना, और स्पेशली विमेंस क्रिकेट टीम जो है जो कि अब बहुत अच्छा कर रही है, तो उसके बारे में बताइए कि जो गर्ल्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। देखिए, मैंने जैसे आपसे बोला कि कड़ी तपस्या है ना। करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। टीम जो बननी है वो 15 की टीम बननी है, सही बात है ना। तो आपको उस सारी जो स्टेप्स हैं या जो स्टेजेस हैं उससे गुजरना है आपको। और इसमें बहुत कुछ मैं मानता हूँ कि मेहनत तो बहुत ज़रूरी है ही, कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी काम करती है, लेकिन हाँ, भाग्य के भरोसे रहा नहीं जा सकता। भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। तो टफ तो है, डेफिनेटली टफ है। बहुत सारे बच्चों को, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इतने साल का जो मेरा क्रिकेट प्लस कोचिंग का करियर हो गया, मैंने बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट छोड़ते हुए भी देखा है, गिव अप करते हुए देखा है। उन्होंने डाइवर्ट किया है, और जो पेशेंस जिनके पास था, जिनके पास यहाँ की जो स्ट्रेंथ थी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, या जो आप कह सकते हैं जिगर और जुनून, वही खिलाड़ी क्रिकेट को परस्यू कर पाए हैं। और फिर डेस्टिनी तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर। तो नेशनल क्रिकेट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंदौर या मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट कहाँ स्टैंड करता है अभी? अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में। उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था कि वुमेन्स क्रिकेट का। विमेंस क्रिकेट महिला क्रिकेट को बीसीसीआई ने जब से अडॉप्ट किया है, तब से आप कह सकते हैं कि वाकई महिला खिलाड़ी अपने जॉब को लेके, अपनी फ्यूचर को लेके बहुत सिक्योर्ड फील कर रही हैं। और अभी एक और बहुत बड़ी चीज़ बीसीसीआई ने की है कि सबको एट पार कर दिया है। मतलब जितना मेंस क्रिकेटर पैसा कमा रहे हैं या उनको जो मैच फी मिल रहा है, उतना ही मैच फी वुमेन क्रिकेटर्स को मिल रहा है, विच इज़ ट्रेमेंडस वर्क डन बाय बीसीसीआई। हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई। अब क्या हो गया कि जिस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है, WPL शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शुरू किया गया था, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतना पहले ही साल में इतना बड़ा मेजर सक्सेस। अगर व्यूअर्स को आप देखें तो इट वाज ट्रेमेंडस, राइट। तो जैसे मतलब ये कहा जाता है कि अगर कोई बहुत पुराना मैच भी अगर देखने को मिल रहा है टीवी पे, तो आप बैठ जाते हो और आप मैच देखते हो। हाँ। जैसे आपने सूर्यवंशम आती है तो वो बार बार आती है। तो वैसे ही अगर कोई पुराना मैच देखिए, अगर कोई क्रिकेट का जुनून ऐसा है कि अगर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी कहीं खेल रही होगी और वो टेलीकास्ट होगा, तो आप बैठ के एक बार देख तो लेते हैं क्या स्कोर हो गया, एक क्यूरियोसिटी वो रहती है। तो मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट में जैसे मेरी एकेडमी है, मेरी एकेडमी में 50 बच्चियां हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी बेटियां हैं मेरे पास, और उसमें से 2 बच्चियां वर्ल्ड कप, इंडिया अभी स्क्वाड बनने वाली है। जनवरी में वर्ल्ड कप है, तो दिसंबर में एशिया कप है, उसके प्रोबेबल्स में हैं। और हम सब यही दुआ करेंगे कि वो टीम में रहें। बहुत बड़ा एक सुकून मिलता है जब आप काम करते हैं, बच्चियों के साथ जब आप काम कर रहे हैं और बच्चियां उस ऊंचाइयों पे जा रही हैं। सर जैसे फिजिकल ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही क्रिकेट के लिए, सर मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या ट्रेनिंग दी जाती है क्रिकेटर्स को? क्योंकि सर क्रिकेटर्स को भी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे आप मैच फिक्सिंग बोल लीजिए या हनी ट्रैप बोल लीजिए, तो क्या उस चीज़ के लिए भी उनको पहले से ही तैयार किया जाता है? जी बिल्कुल। बीसीसीआई में जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो उसको ये सब भी चीज़ें बताई जाती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव होता है, वो नज़र रखता है। और
देखिए, जब खेल बड़ा होता है और इस तरह से जब प्लेयर्स को वो रिस्पांस मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो अनवांटेड होती हैं, बट वहाँ खिलाड़ियों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे टैकल करना, कैसे उनसे उन सब चीज़ों से गुजरना और अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे अपना परफॉर्मेंस करना। देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पुराना क्रिकेट देखेंगे या पुराना कोई भी खेल देखेंगे जहाँ पे अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, उसमें खिलाड़ी अपना सब कुछ देते थे और परफॉर्म करते थे, तो फाइटिंग स्पिरिट बहुत होती थी। उनको मालूम होता था कि सीमित साधनों में बहुत कुछ करने की कोशिश वो करते थे। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है, डेवलप हो गया है। देखिए, वो हम आज की परिस्थितियों में देखें तो हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते और डिनाई भी नहीं कर सकते। पैसा आया है तो निश्चित तौर पे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स को मिलना चाहिए, जो मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि हमारे समय में हम रोलिंग भी खुद करते थे, हम विकेट खुद बनाते थे, हम बैटिंग उठा के लाते थे, लगाते थे, वापस लेके जाते थे, पानी हम विकेट्स पे देते थे, ग्राउंड में हम पानी देते थे। लेकिन आज ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लेयर आता है, हम साइकिल से जाते थे या ऑटो, और वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, कई बार पैदल भी जाना होता था प्लेयर्स को, लेकिन वही टफनेस थी। और आज प्लेयर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो व्हीकल होती है, टू व्हीलर्स इमीडिएट दे दी जाती हैं कि चलो आप जा रहे हो खेलने तो आप टू व्हीलर से जाइए। तो कहीं ना कहीं जो फाइटिंग स्पिरिट हम पहले देखते थे वो आज कम हो गई है, क्योंकि आज प्लेयर को सिर्फ जाके और प्रैक्टिस करना है। इंडिया एक इमोशनल कंट्री, हम सब जानते हैं। स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब एक माहौल ही बहुत अलग होता है। जिसको क्रिकेट की कोई भी नॉलेज नहीं हो वो भी बैठ के मैच देखता है। और पहले तो सर, जितना मुझे याद है, लोग टीवी भी फोड़ देते थे अगर इंडिया हार जाती थी, मारपीट हो जाती थी। तो सर, क्या उस टाइप की कोई एक्सपीरियंस आपने किए हैं, उस टाइम पे देखे हैं? देखिए, इमोशनल तो ये कह सकते हैं कि हाँ, कई बार जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी या हम अच्छा नहीं खेल पाते थे तो वो क्रिटिसिज्म तो देखिए पार्ट एंड पार्सल है। और आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्रिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो वही आपको स्ट्रेंथ देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जब आप खेलना शुरू किया है और आप खेल रहे हैं तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो आपको, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे तो आपको वो इनहेंस आपके क्रिकेट को करेगा। क्योंकि सर पहले से तैयारी रखनी पड़ती होगी ना। पहले पहले की बात कर रहे हैं तो हम क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं सर, आज की बात करें तो उसको हम ट्रोलिंग बोल सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ट्रोलिंग हो रही है। यस। देखिए, सोशल मीडिया का आज हम इग्नोर नहीं कर सकते, करेक्ट है ना। हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। समय के साथ आपको जीना पड़ेगा, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो समय की धारा के साथ आपको बहना पड़ेगा। हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अब हमको उसमें जाना पड़ेगा। देखिए, रातों रात हीरो भी बनाते हैं। भारत में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको एक रिलीजन के रूप में है और सेमी गॉड की इमेज होती है। आज अगर सचिन को आप देखेंगे, धोनी को देखेंगे, आप सौरव को, राहुल को, कपिल पाजी को देखेंगे तो बहुत अलग दर्जा भारतीय प्रशंसकों ने उनको दिया हुआ है। तो जब आपको सिर पे बिठाते हैं तो ये इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। और अभी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है। तो आपको फेस तो करना है, आपको बढ़ना है। सर, आपकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें मतलब आज तक आपने कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है? मेरे पास ऑलमोस्ट 125-150 बच्चे हैं, 50 बच्चियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इंदौर में एक चीज़ है कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं जो उस लेवल तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम केयर करते हैं उनकी। और
अब बहुत अच्छी फैमिलीज के बच्चे अब आने लग गए हैं खेलने के लिए। तो पहले होता था कि एक हम्बल बैकग्राउंड का बच्चा ही परस्यू करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब तरह के बच्चे आ रहे हैं। तो सर अपनी फिर एमपी की आईपीएल टीम कब आने वाली है? नहीं, मैं तो सालों से वेट कर रही हूँ। एमपी में कोची टस्कर्स जब थी यहाँ पे, तो उन्होंने भी एमपीसीए को, इंदौर को होम ग्राउंड बनाया था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वो टीम को बैन हुई थी, तो उसके बाद कोई आया नहीं। किंग्स 11 पंजाब ने भी होम ग्राउंड बनाया था इंदौर को। ये डिपेंड करता है, देखिए ये पूरा खेल है पैसे का। तो इंदौर के लिए कौन खरीदता है, अब टीमें बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, वो एक बड़ा इशू है। और उस लेवल पे जाके कौन खरीद पाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आज की टीमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो गया है। कि मुझे मालूम है कि जब आई थी तो शायद 100 करोड़ था, उसमें भी 10-10 का इनिशियल जब हुआ था, तो उसमें 10 करोड़ रुपए आपको हर ईयर आपको बीसीसीआई को पे करना था, जो मुझे मालूम है। जैसे ही पूना में शाहराज ने टीम ली है, तो उनकी जो ऑक्शन जो हुआ था, तो उसमें 1800 करोड़ था। तो नेचुरल है कि 1800 करोड़ की तो अब नीचे कोई टीम नहीं रहेगी। अब जो भी टीम आएगी वो 1800 करोड़ से ऊपर की होगी। तो एज सच, और आईपीएल देखिए, आईपीएल वो ग्लैमर के साथ साथ एक अलग माहौल क्रिकेट का इंडिया में लेके आया है कि 17 एडिशन हो गए। आपको ऐसा लगता नहीं कि 17 एडिशन हो गए हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अभी कल ही तो था कि आईपीएल की शुरुआत हुई थी। सर, और इतने साल हो चुके हैं। इतने साल हो गए हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ियों को बनते देखा है, बहुत से खिलाड़ियों को बिगड़ते देखा है। यही एक आईपीएल की खूबसूरती है। और बहुत नामी खिलाड़ियों को अंधेरे में जाते देखा है, और बहुत गुमनाम खिलाड़ियों को उभर के और अपनी जगह बनाते हुए देखा है। तो यही उसकी खूबसूरती है। सर, तो वो कैसी फीलिंग रहती होगी जब मान लीजिए कोई क्रिकेटर नहीं परफॉर्म कर पाता है, उसने एक टाइम पे आसमान को छुआ हो, बहुत पॉपुलैरिटी उसे मिली, और फिर किसी कारण से हो सकता है वो टीम से बाहर हो गया हो, या किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सर उसका क्या, उसके करियर एस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं? पहले की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो परेशानी थी, लेकिन आज की हम बात करते हैं तो क्रिकेट बहुत अलग हो गया है। आईपीएल के आने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खिलाड़ी के पास हैं। अगर मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं तो मैं उसके बाद कोचिंग में जा सकता हूं। प्लेयर को बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन कोचिंग में मिल रहा है। मैं वीडियो एनालिस्ट बन सकता हूं, मैं एम्पायरिंग में जा सकता हूं, मैं ऑब्जर्वर बन सकता हूं, मैं जर्नलिज्म अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, या मेरे में अगर वो लिखने और पढ़ने की ताकत है, तो मैं जर्नलिज्म में भी जा सकता हूं। तो ऐसे आप देखेंगे तो अब जॉब सिक्योरिटी, यस इट इज़ देयर, कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सर, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना पैशन जिंदा रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग, और कैसे वो अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी पॉजिटिव एंड बी ऑनेस्ट। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट होगे, तो ऑनेस्टी के साथ एनालिसिस करेंगे, तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस रखना, संयम बरतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो आज के समय में इस यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि उनको भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर मैंने क्रिकेट शुरू किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ही मैं इंडिया खेल लूँ, कल ही मैं आईपीएल टीम में। दूसरा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है कि क्रिकेटर्स को कंट्री को रिप्रेजेंट करने से ज़्यादा आईपीएल खेलना इम्पॉर्टेंट लगने लगा है, विच इज़ नॉट फेयर। मुझे लगता है कि कंट्री पहले होना चाहिए, ज़रूरी है सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाते हैं एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि
पहले के क्रिकेट से आज का क्रिकेट कुछ आसान हो गया है। उतनी ही मेहनत पहले भी थी, उतनी ही मेहनत आज है, उतना ही कंपटीशन पहले था, उतना ही कंपटीशन आज है। एक्सपोजर्स काफ़ी हैं। अगर आप अच्छा करते हैं, ग्लैमर है, जैसे आपने बोला कि ग्लैमर है ना, तो उससे कोप करना भी बहुत आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। उस ग्लैमर में आप बहुत जल्दी बहक भी सकते हो। तो अगर आप में पेशेंस है, आप में समझदारी से आप काम लेते हो, तो निश्चित तौर पे आपका जो करियर है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। सर क्योंकि हो सकता है कि टाइम के साथ पेरेंट्स की मेंटालिटी में भी बदलाव आया होगा, क्योंकि वो भी आईपीएल से अट्रैक्ट होके या क्रिकेट को एज अ ग्लैमर देखते होंगे कि हमारे बच्चे को हम क्रिकेट में भेजते हैं। हो सकता है उसको इंटरेस्ट ना हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली। देखिए, मैं हमेशा जो मेरे पास बच्चे हैं, मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि एक नई चीज़ आ गई है कि हम इसको डमी करा देते हैं या एडमिशन हम मतलब स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट होम एजुकेशन वाली चीज़ है। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप उनको पढ़ने दीजिए, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करियर के डेवलपमेंट में, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके सर, आपसे जो भी बातें अब आज आपने बोली हैं और जो भी हमें समझाई हैं, सारे मैं यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स जो हैं हमारे, उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। और मैं होप करती हूँ कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और उनको बहुत सारी टिप्स मिली हों आपने जो बताया है उससे। और सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स, और हमारे दोस्तों को इंस्पायर करने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए। बहुत ही मज़ा आया आपकी बातें सुन के। So this was our episode of Living Unicorns. This is Priyanka Singh with Devashish Nilose. I hope आपने ये एपिसोड एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। बाय बाय।